किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश का कोई भी नोटिफिकेशन आएगा तो मैं अपने यूट्यूब पर डाल भी दूंगा और आपके क्लास में भी बता दूंगा। ठीक है, फिलहाल ये देखिए आपके सामने क्वेश्चन पेपर है। ये पेपर हुआ था 1 जून 2025 को, 1 जून 2025। ये MPPSC का है और यहाँ अलाइड सब्जेक्ट के रूप में सोशल वर्क को रखा गया है ना, सोशल वर्क को रखा गया है। तो कहीं ना कहीं ये जो आप सभी लोग देख रहे हैं ना क्वेश्चन पेपर, तो सोशल वर्क से रिलेटेड है ये, यानी इससे संबंधित है ये। तो पहला सवाल ये मैं एक प्रकार से आप सभी लोगों के लिए टेम्परेरी एक आंसर की भी जारी कर रहा हूँ, समझो। ठीक है, और एक बार मुझे जवाब भी बताइएगा कि निम्नलिखित में से, ठीक है, किस अध्ययन में ग्रामीण समाज के अध्ययन में तुलनात्मक उपागम का प्रयोग नहीं किया गया है? भाई अच्छा सवाल है, प्लीज एक बार जवाब दीजिएगा। ठीक है, जरा बताइए क्या जवाब होना चाहिए इस प्रश्न का। थोड़ा बहुत आप लोग अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं, है ना। ऑप्शन ए जी, डी। देखिए इस प्रश्न में ना यूजीसी नेट से संबंधित सवाल कहा कि कौन सा वो अध्ययन है जिसमें ग्रामीण समाज के अध्ययन में तुलनात्मक उपागम का प्रयोग नहीं किया गया है। तो वो नहीं किया गया है GS घुरई के द्वारा एक लिखित एनाटॉमी ऑफ अ रूरल अर्बन कम्युनिटी, है ना। ये शब्द आप ध्यान रखिएगा कि एटॉमी ऑफ रूरल अर्बन जो कम्युनिटी है ये एक समुदाय में वर्णात्मक विश्लेषण पर आधारित है। यहाँ तुलनात्मक उपागम में इसका प्रयोग नहीं होता है। ये शहर और ग्रामीण समाज की संरचना को विश्लेषित करता है परंतु तुलना नहीं करता है, लेकिन कास्ट एंड किनशिप इन सेंट्रल इंडिया की बात करता हूँ, SC मेयर के बारे में। तो ये देखिए भारत के एक क्षेत्र विशेष पर केंद्रित है, फिर भी इसमें तुलनात्मक दृष्टिकोण शामिल है। यहाँ विभिन्न जातियों के संबंधों की तुलना की गई है इस किताब में। नोट करिए कौन सी विभिन्न जातियों से संबंधित है, कौन सा शहर और ग्रामीण समाज की संरचना का विश्लेषण से संबंधित है ना। ये 2 पॉइंट हो बता दी। ये सब सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, नोट करने लायक चीज़ें होती हैं ये सारी की सारी। KL शर्मा कहते हैं कि लिखित द चेंजिंग रूरल स्ट्रेटिफिकेशन सिस्टम, KL शर्मा की है। ये ग्रामीण सामाजिक स्तरीकरण की विभिन्न स्थितियों तुलनात्मक विश्लेषण करता है। विभिन्न स्थिति यानी कंडीशंस की ये क्या करती है, तुलनात्मक विश्लेषण किया गया है, परंतु ग्रामीण सामाजिक स्तरीकरण को ध्यान में रख, ठीक है, उसका तुलना किया गया है। और एक आता है योगेश अटल के द्वारा लिखित द चेंजिंग रूरल स्ट्रेटिफिकेशन, द चेंजिंग फ्रंटियर्स ऑफ कास्ट की बात करें तो यह अध्ययन में ग्रामीण सामाजिक स्तरीकरण के साथ साथ मैं आपको बता दूं जाति व्यवस्था के बदलते स्वरूप पर तुलनात्मक दृष्टिकोण अपनाया गया है। इसमें क्या कहा गया है, इसमें बोला गया है कि ग्रामीण और शहर का जो परिवेश है उस परिवेश में जाति की व्यवहार की तुलना की गई, जाति की बिहेवियर की तुलना की गई है। ठीक है, तो ये तुलनात्मक उपागम है। ठीक है रवि जी, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी ये तुलनात्मक अध्ययन होता है, लेकिन GS घुरई का जो एनाटॉमी ऑफ रूरल और अर्बन कम्युनिटी है ये तुलनात्मक उपागम नहीं है, ये समाज की संरचना का विश्लेषण है इस किताब में। क्लियर हो गया? पहला सवाल अच्छा था, समाजशास्त्री संबंध पे था,
यूनिट नंबर दूसरे से संबंधित था यूजीसी नेट के बच्चों के लिए ये सवाल। ठीक है, बताइए आगे बढ़े और सवाल पे चर्चा करें ना। यस सर, यस सर। हाँ, थोड़ा सा आप लोग भी अगर हमें मोटिवेट करेंगे तो और भी तरीके से चलेंगे हम लोग, थोड़ा तीव्र गति से, है ना, और सही तरीके से सुचारू ढंग से जो क्लास चल रही है काफ़ी लंबे समय के बाद चल रही है, इसलिए एक्टिव रहिए प्लीज़ आप सभी लोग। सवाल आपके सामने कि दो या अधिक राष्ट्रों या सांस्कृतिक क्षेत्रों के ग्रामीण जीवन के तुलनात्मक अध्ययन के लिए जिस उपागम का प्रयोग किया जाता है उसका नाम क्या है। ये तो परिभाषा दिया गया है भाई, आप आसानी से बता सकते हैं, है ना। कंपैरेटिव अप्रोच, अगर आपसे कोई पूछे कंपैरेटिव अप्रोच की परिभाषा तो ध्यान, दो या दो से अधिक कोई राष्ट्र है या कल्चरल एरिया है, दो या दो से अधिक कोई राष्ट्र या कल्चरल एरिया और उसमें ग्रामीण जीवन के तुलनात्मक अध्ययन कर रहा हो। ग्रामीण जीवन का वो क्या कर रहा हो, तुलनात्मक अध्ययन कर रहा है, और इस्तेमाल की जाने वाली जो वो उपागम विधि कहलाएगी उसे ही हम लोग कंपैरेटिव अप्रोच कहेंगे, कंपैरेटिव अप्रोच कहेंगे। अब देखिए, मैं हर प्रश्न के पीछे आपके ऑप्शनों पर व्याख्या करता हूँ ताकि आपको स्पष्टीकरण हो कि यदि जहाँ कहीं अंतर सांस्कृतिक उपागम मिले, क्रॉस कल्चरल मिले, तो आप बता दीजिएगा कि ये विभिन्न संस्कृतियों के बीच अंतर और समानता को समझने के लिए एक प्रकार का उपागम है। ठीक है भाई, विभिन्न कल्चरल के बीच अंतर और समानता को आइडेंटिफाई करने के लिए या उसको समझने के लिए। और सी वाला ऑप्शन संरचनात्मक और प्रकारात्मक उपागम, यानी स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच, ये सामाजिक संरचना और उनके कामकाज के तरीक़ों को समझने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। समाज की जो संरचना है वो और उनके कामकाज जो करने के तरीके होते हैं, मेथड्स होते हैं, उनको समझने के लिए इस्तेमाल किया जाता है ये उपागम, संरचनात्मक और प्रकारात्मक उपागम। कामकाज से ही प्रकारात्मक उपागम का नाम लिया भी गया है। उद्विकासी उपागम, इवैल्यूएशन या कहते हैं इसे हम लोग इवैल्यूएशनरी अप्रोच का नाम देते हैं उद्विकासी उपागम में। ये समाज के विकास के चरणों को समझने पर इस्तेमाल किया जाता है। जब आप किसी समाज के विकास को स्टेप की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, स्टेप मतलब चरणों की बात करते हैं, तो उस क्रिया में हम लोग कहते हैं ये उद्विकासी उपागम है भाई। ठीक है, तो क्या आपको ये प्रश्न समझ में आया? जहाँ ग्रामीण जीवन की तुलना करता हो, जैसे सामाजिक संगठन, आर्थिक गतिविधियाँ, राजनीतिक संरचना इत्यादि, और यह उपागम क्षेत्रों के बीच अंतर और समानता को समझने में जब मदद करे तो उसे हम लोग कहेंगे तुलनात्मक उपागम। क्या क्वेश्चन नंबर सेकंड समझ में आप लोगों को आया? ऑप्शन बी यस सर, सेकंड करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण एक अधिनियम है और ये अधिनियम अधिनियमित कब किया गया था, ये सवाल आपके सामने सर 1989। शाबाश, बहुत अच्छा जवाब। 11 सितंबर 1989 को भारतीय संसद के द्वारा अधिनियमित किया गया। और यदि मैडम आपसे परीक्षा में पूछे कि इसे लागू कब किया गया, तब क्या बताओगे? आपने सही बताया, अधिनियमित किया गया था, लेकिन लागू इसे जनवरी सन 1990 को किया गया था। अब ये अधिनियम जानते हैं किससे संबंधित है? यह अधिनियम का उद्देश्य बेसिकली अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के खिलाफ जो अत्याचार हो रहा है, जो अपराध हो रहा है, उस अत्याचार और अपराध को रोकने का काम ये अधिनियम करता है। तो आशा करता हूं कि क्वेश्चन नंबर तीसरा भी आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर चौथा, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, यानी 4 नंबर का सवाल, ये भी सवाल आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। कहता है देखिए,
यूजीसी नेट में साफ शब्दों में उत्तर आधुनिकतावाद, उत्तर संरचनावाद ये शब्द इस्तेमाल किया जाता है ना। और मैं आपको बता दूं कि उत्तर संरचनावाद की व्याख्या करते हुए किस विचारक का विखंडन की अवधारणा रखा था, बता सकते हैं आप? बता सकते हैं आप? जैक डेरिडा। डेरिडा। वेरी गुड। जैक्स डेरिडा भी कहीं कहीं बोला जाता है, तो कहीं कहीं डेरिडा भी कहा जाता है। तो विखंडन का अर्थ मैडम होता है कि किसी भी टेक्स्ट या सिस्टम में किसी भी अस्पष्ट या स्थापित अर्थ को तोड़ना ही विखंडन कहते हैं हम लोग, है ना। विखंडन कहते हैं कविता या कहानी का विखंडन। पाठ के भीतर जो मौजूद होता है वो कई संभावित अर्थों को उजागर करता है और ये दिखाता है कि कोई भी अर्थ अस्थाई नहीं होता है, वही शब्द विखंडन है। याद रखिएगा, उत्तर संरचनावाद का सिद्धांत भी है जहाँ सकारात्मक पहलू के रूप में देखा जाता है, और विखंडन का मतलब सीधा सीधा कि जहाँ मैंने आपसे बताया कि किसी क्रिया या किसी सिस्टम में किसी भी अस्पष्ट या स्थापित अर्थ को जब तोड़ने की बात आए तो उसे हम लोग विखंडन शब्द का नाम देते हैं। तो ये सवाल आप लोगों को ध्यान में रखना है क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि 2011 के जनगणना के अनुसार पूछा गया आपके सामने सवाल 2025 में, ये 1 जून 2025 का एमपीपीएससी का ये पेपर है, देख सकते हैं। और पूछा गया कि भारत के प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या का अनुपात कितना था, बताइए। 940 है सर। सी सर 940। 940 डी होगा। भाई यहाँ तो अगर मैं कहता कि राज्य के आधार पर प्रश्न बनाता तो चलो चल जाता, ठीक था, लेकिन 2000 जनगणना के अनुसार भारत का जो लिंगानुपात देखने को मिला 1000 पुरुषों पर 943 महिलाओं को मिला था। अब विकल्प में 943 नहीं है, तो कुछ बच्चों ने जैसे जवाब दिया 940 क्योंकि उसी के इर्द गिर्द है। आप देखेंगे हर जगह भी पढ़ेंगे तो 943 ही मिलेगा। तो वहाँ अगर हम बात करते हैं तो आप लोगों को यही विकल्प का चुनाव करना उचित रहेगा, ठीक है। यही ऑप्शन आपके लिए उचित रहेगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है भाई। ये थोड़ा सा जागरूकता के संदर्भ में ये सवाल आपके सामने जो है आया था। एक सवाल कहता है कि सदरलैंड के अनुसार प्रतिष्ठित और सम्मानित पद के व्यक्ति द्वारा अपने व्यवसाय के संबंध में किया गया अपराध कहलाता क्या है। ये तो परिभाषा है भाई, श्वेत अपराध ए होगा। हाँ बिल्कुल। इस शब्द का प्रयोग एडविन एच सदरलैंड के द्वारा सन 1939 में गढ़ा गया अमेरिकन सोशोलॉजिकल सोसाइटी के अध्यक्षीय भाषण में इस्तेमाल हुआ। अब सफ़ेदपोश अपराध है ना, ये वही अपराध है आमतौर पे हम लोग इसी को कहते हैं छल, छिपाव या विश्वास का उल्लंघन जैसे शब्दों के संदर्भ में ये शब्द जो है आता है। यानी अपने व्यवसाय के दौरान ठीक है, सम्मानित और उच्च सामाजिक स्थिति वाले व्यक्ति द्वारा किया गया जो अपराध होता है उसी अपराध को हम लोग सफ़ेदपोश अपराध कहते हैं, है ना। अच्छा एक शब्द देखिए यहाँ पे नीलापोश अपराध आ रहा है ना, नीलापोश। ये शब्द आमतौर पर उन अपराधों को संदर्भित करता है जिसका उपयोग जो किसी व्यक्ति की नौकरी या व्यवसाय के कारण होता है, लेकिन यह सदरलैंड की अवधारणा के साथ सीधे तौर पर जुड़ा नहीं है। सीधे तौर पर वो कह देता भाई अपने व्यवसाय में आप छल कर रहे हो तो वो अपराध है, लेकिन यहाँ कहता है कि अपराध को संदर्भित करने के लिए उपयोग किया जाता है जो किसी व्यक्ति की नौकरी या व्यवसाय के कारण होता है, रीज़न होता है। तो रीज़न जहाँ पे दर्शा दे,
कारण जहां पे दर्शा दे तो आप इसे कह दीजिएगा कि नीलापोश अपराध है। अच्छा, चोरी, तो चोरी का संबंध वस्तुओं को चुराने से है कि नहीं? जो सफेद पोश अपराध की तरह नहीं है, ठीक है, वो अपने व्यवसाय में काम कर रहा है, तो चोरी का संबंध किसी वस्तु को चुराने के संदर्भ में आप इसे बोल सकते हो। एक शब्द देखिए यहाँ पे सेंधमारी शब्द आ रहा है, सेंधमारी। सेंधमारी का संबंध ना किसी इमारत में जबरन घुसने से है, किसी इमारत में जबरन घुसने से है, जो सफेद पोश अपराध से टोटली डिफरेंट। तो सही ऑप्शन ए होगा इस प्रश्न का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, ये रिपीटेड सवाल है भाई यूजीसी नेट का। ये किसने कहा है कि अपराधी जन्मजात होते हैं? भैया देख लो, जन्मजात होते हैं, किसने कहा? सर सी, सदरलैंड। सी। गलत हो गया मैडम, यहाँ तो सही विकल्प के रूप में सेसारे लेम्ब्रोसो का नाम आएगा। लॉम्ब्रोसो। सेसारे लोम्ब्रोसो से जुड़ा हुआ ये शब्द है, और इन्होंने ये दावा भी किया कि अपराध की जो प्रवृत्ति होती है वो क्या होती है? आनुवांशिक होती है। मतलब अगर उसके पिता अपराधी हैं तो जाहिर सी बात है पुत्र भी अपराधी होगा, ये दावा करते हैं लोम्ब्रोसो। ठीक है, और कुछ लोग जन्म से ही अपराध करने के लिए बेसिकली हैं, तो उसी संदर्भ में इनका नाम देखने को मिलता है। याद रखिएगा, ये परीक्षा में सवाल आया हुआ है ना, तो इनका नाम इम्पोर्टेंट है, लोम्ब्रोसो का नाम, है ना। एक नाम देखिए यहाँ पे कोहेन का नाम आ रहा है। कोहेन का नाम आप ध्यान रखेंगे, जानते हैं कहाँ पर? डिफरेंशिएशन एसोसिएशन का एक सिद्धांत दिया था इन्होंने। कौन सा सिद्धांत दिया था? डिफरेंशियल, ठीक है भाई, एसोसिएशन का इन्होंने सिद्धांत दिया था, और कहा था कि अपराध ना व्यवहार को सिखाया जाता है, अपराध ना व्यवहार को सिखाया जाता है, ना कि वो जन्मजात होता है, जन्मजात नहीं होता, ये कोहन ने कहा था। अच्छा, सदरलैंड का देखो, सदरलैंड ने ये जो डिफरेंशियल एसोसिएशन का सिद्धांत है, इस सिद्धांत को विकसित किया था सदरलैंड ने। ठीक है, और वॉल्टर रेकलेस का जो नाम आता है, ये अपराध विज्ञानी थे, इन्होंने नियंत्रण का सिद्धांत विकसित किया था और कहा था कि अपराध व्यवहार को व्यक्तियों के समाज में नियंत्रण की कमी के कारण किया जाता है, ये वॉल्टर रेकलेस का था। ठीक है, तो सही विकल्प ऑप्शन नंबर बी होगा क्वेश्चन नंबर 7 का। चलिए क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 8 को लेकर। सवाल देखो, ये यूजीसी नेट के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। यूनिट नंबर 2 समझिए, आपके सामने इस समय है ना? सर स्क्रीन नहीं दिखाई दे रहा है। क्या बात कर रहे हो सर? स्क्रीन तो अभी मैं जस्ट जुड़ रहा हूँ, नहीं दिखाई दे रहा। मनोज जी स्क्रीन है, ठीक है जी सर। चलिए थोड़ा सा वेट करें, या तो लेफ्ट करके दोबारा से ज्वाइन करें। जी सर। बताइए कि किसने कहा कि विचलन भी समाज के लिए आवश्यक है? विचलन भी समाज के लिए आवश्यक है, ये बात कहा किसने? दुर्खिम सर, दुर्खिम। अगर आपने कहा कि इमाइल दुर्खिम का नाम, तो बिल्कुल आपने सही जवाब दिया। जैसे एक इनका नाम बहुत जुड़ा हुआ है प्रतिमानहीनता से भी। दुर्खिम डिविएशन शब्द, डिविएशन का मतलब होता है विचलन का, इनका मानना था कि विचलन सामाजिक व्यवस्था के लिए बड़ा जरूरी है। तर्क दिया था कि विचलन सामाजिक मूल्य और मानदंड को मजबूत करता है। तो इन्होंने इसके 3 कार्य बताए थे, विचलन के 3 काम बताए थे। एक, इन्होंने कहा कि सामाजिक मानदंड को स्पष्ट करता है ये विचलन। दूसरा, इन्होंने कहा कि सामाजिक रूप से प्रतिक्रिया करता है ये विचलन। भाई विचलन की प्रतिक्रिया सामाजिक एकजुटता को बढ़ावा देता है, इसलिए इन्होंने बोला कि भाई प्रतिक्रिया पर आधारित है।
और तीसरा सामाजिक परिवर्तन को बढ़ावा देता है। तो ये तीन बातें सामाजिक विचलन के संदर्भ में आता है। नाम देखिए, कार्ल मार्क्स महोदय भी है। कार्ल मार्क्स का नाम वर्ग संघर्ष पर आधारित है। इन्होंने सामाजिक व्यवस्था के बारे में एक अलग दृष्टिकोण रखा था वर्ग संघर्ष पर, तो इसलिए इनका नाम अलग आता है। मैक्स वेबर का भी नाम आप देख रहे हैं विकल्प सी में। तो समाज में सामाजिक क्रिया और लेड डाउन पर ध्यान केंद्रित किया, और उन्होंने कहा कि समाज में शक्ति और प्रभुत्व पर इन्होंने जैसे अपने क्रियाओं को इन्होंने एक्सप्रेस किया, यानी विचार किया उस पर। और एक होता है हर्बर्ट स्पेंसर ने समाज को जैविक प्राणी के रूप में देखा है। कौन सी रूप में देखा है? जैविक प्राणी के रूप में देखा है भाई समाज को इसने। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, जो सामाजिक विकास का सिद्धांत विकसित करते हैं। हाँ ठीक है, एक मिनट जरा होल्ड रखिएगा। आपका अपराध से संबंधित ये सवाल कि निम्नलिखित में से यह परिभाषा किसने दी कि अपराध देश के कानून के विरुद्ध किया गया दुर्व्यवहार है? ये भाई बड़ा अच्छा सवाल है, जरा एक बार जवाब दीजिए कि ऐसा स्टेटमेंट जो आ रहा है वो किस संदर्भ में हो सकता है या किसके द्वारा दिया गया है? सर बी होगा। बी होगा। अच्छा जी, चलिए देखिए, यहाँ अगर हम लोग बात करते हैं इस संदर्भ में, एक नाम हमारे सामने लैंडिस और लैंडिस के द्वारा दिया गया है। दूसरी तरफ सदरलैंड का नाम दिया गया है, इलियट एंड मेरिल का नाम दिया गया है, ग्लील एंड ग्लिन का नाम दिया गया है। ठीक है, ये शब्द आपके सामने जो दिए गए हैं ये स्टेटमेंट एक डेफिनेशंस हैं, एक परिभाषाएं हैं। और इन परिभाषाओं में कुछ बच्चों का जवाब आया है भाई डी ग्लीन एंड ग्लिन। और भी कुछ राय व्यक्त करेंगे? ऑप्शन सी। नहीं, यहाँ सही जवाब डी ग्लीन एंड ग्लिन की ही परिभाषा सही मानी जाएगी। अपराध देश के कानून के विरुद्ध किया गया दुर्व्यवहार है, ये सही स्टेटमेंट दिया गया है। क्राइम इज अ मिसकंडक्ट कमिटेड अगेंस्ट द लॉ ऑफ द लैंड, यानी कानून के विरुद्ध की बात कर रहा है दुर्व्यवहार। तो इस प्रक्रिया में यही परिभाषा सही मानी जाएगी। ऑप्शन नंबर आपका डी सही है, ना कि बी, ना ही ए, ना ही सी। ठीक है, तो देखिए ये एक प्रकार से टेम्परेरी एक आंसर की मैं आप लोगों के लिए जारी भी कर रहा हूँ, है ना, जो अभी बच्चे जल्द ही पेपर दिए हैं 1 जून को, उनके लिए है। चलिए एक सवाल और बताइए यहाँ पे आपके सामने कि कौन सा शब्द उस प्रक्रिया को संदर्भित करता है जिसके तहत एक जाति के सदस्य उच्च स्थिति वाली जाति के अनुष्ठानों या घरेलू और सामाजिक प्रथाओं को अपनाकर अपनी सामाजिक स्थिति को ऊपर उठाने का प्रयास करते हैं? तो सही विकल्प क्या होना चाहिए इसका? ये किस शब्द का परिभाषा दी गई है आपके सामने? बताइए। बिल्कुल सही, पर संस्कृतिकरण। ऑप्शन 1। हाँ, उस प्रक्रिया को संदर्भित करता है जिसके तहत ना एक जाति के सदस्य उच्च सामाजिक स्थिति वाली जाति के अनुष्ठान, घरेलू और सामाजिक प्रथाओं को अपनाकर, ठीक है, उसको अपनाकर अपनी सामाजिक स्थिति को ऊपर उठाने का प्रयास करता है। उस संदर्भ में ये नाम लिया जाता है। सर इसका एक बार अर्थ बता दीजिए क्या है? पर संस्कृतिकरण तो ही है, परिभाषा है, इसमें क्या अर्थ जाना सर? अच्छा। हाँ, ये परिभाषा है उसकी। पर संस्कृतिकरण, जिसे सांस्कृतिक आत्मसातकरण भी हम कहते हैं, संस्कृति का आत्मसातकरण, है ना। सुनिए मेरी बात को, मैंने कहा कि जिसमें एक व्यक्ति ना या कोई समूह, कोई व्यक्ति है या कोई समूह है, किसी अन्य कल्चर के मानदंड और मूल्यों को अपना लेता है। जैसे आप ही ले लो, आपने क्या किया, किसी अन्य संस्कृति का जो रूल रेगुलेशंस थे, मानदंड थे, वो अनुष्ठान मानदंड बोलते हैं, और उसके जो वैल्यूज थे उसको आपने अपना लिया और अपनी मूल संस्कृति के कुछ तथ्यों को
खो दिया या अपने मूल संस्कृति के कुछ तथ्यों को बदल दिया, इसी को बोला जाता है कि यही पर संस्कृतिकरण है। यही पर संस्कृतिकरण है और ये पर संस्कृतिकरण का एक उदाहरण है या उसकी एक परिभाषा है। एक शब्द देखिए यहाँ पे उपनिवेशवाद है। उपनिवेशवाद एक ऐसी प्रक्रिया है सर जिसमें एक देश ना दूसरे देश पर, एक कंट्री दूसरे कंट्री पर राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक रूप से नियंत्रण स्थापित करता, उसको बोला जाता है उपनिवेशवाद। समझ रहे हो, कंट्री की बात आ रही है, जाति की बात नहीं थी। जाति की बात आती है पर संस्कृतिकरण में, भैया आपने अपना लिया, लेकिन कंट्री तो भाई अलग की बात है। आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक रूप से वो नियंत्रित कर रहा है या स्थापित हो रहा है एक कंट्री दूसरे कंट्री पर, वो चीज़ आती है। धर्म में निरपेक्षीकरण, धर्म से जोड़ लीजिए। धर्म एक विश्वास प्रणाली है जो मानव के जीवन के बारे में मार्गदर्शन प्रदान करती है या जातिगत गतिशीलता से संबंधित तो नहीं होता है, परंतु अगर धर्म निरपेक्षीकरण की बात होती है तो समाज धार्मिक संस्थान और मूल्यों से दूर होता है और गैर धार्मिक क्षेत्र जैसे राजनीतिक, कानून, शिक्षा में अपनी स्वायत्तता प्राप्त करता है। सार्वजनिक जीवन से अलग रखा जाता है धर्म को, है ना। तो धर्म अलग शब्द है, धर्म अलग शब्द है। भारत के संविधान में धर्मनिरपेक्षता शब्द है, सुना होगा आपने, मैंने भी हाल ही में क्लास लिया था और उसका मतलब बताया था कि धर्मों को समान अधिकार प्रदान है, वो शब्द है धर्मनिरपेक्षता, है कि नहीं। और एक शब्द है संस्कृतिकरण। संस्कृतिकरण जिसमें निम्न जाति, उच्च जाति के, जो छोटी जाति के लोग होते हैं, निम्न जाति, उच्च जाति के रीति रिवाज, अनुष्ठान और प्रथाओं को अपना लेते हैं। ठीक है, उसको क्या कर लेते हैं, अपना लेते हैं और सामाजिक स्थिति में सुधार करने का प्रयास करते हैं, वो संस्कृतिकरण होता है। तो थोड़ा एक बेसिक अंतर है कि संस्कृति और पर संस्कृतिकरण में क्या चीज़ें बेसिकली डिफाइन किया गया है, थोड़ा बेसिक जो है अंतर है ना, बेसिक अंतर। तो ये चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा इसके संदर्भ में कि पर संस्कृतिकरण और संस्कृतिकरण। ठीक है, जहाँ बात आ रही है रीति रिवाज उच्च जाति के निम्न जाति वाले अपना रहे हैं, उसको बोलते हैं हम लोग संस्कृतिकरण। और जहाँ एक जाति के सदस्य उच्च स्थिति वाली जाति का क्या कर रहे हैं, घरेलू प्रथा को अपनाकर अपनी स्थिति को ऊपर उठाने का प्रयास कर रहे हैं, तो वो पर संस्कृतिकरण का पार्ट बन जाता है। क्वेश्चन नंबर देखिए, ये 30 नंबर का सवाल कैसे आ गया भाई इतना जल्दी? 9 के तो सर इसमें आंसर सर संस्कृतिकरण ही तो होगा सर। सॉरी, इसमें सर जो आंसर होगा वो संस्कृतिकरण ही तो होगा सर। नहीं, इस वाले 30 वाले में नहीं सर, यहाँ इसका संस्कृतिकरण ऑप्शन नहीं होगा सर। संस्कृतिकरण सुनिए, आपने सुना नहीं, फिर से सुनिए। मैंने कहा कि निम्न जाति का है व्यक्ति जी। हाँ, एक मिनट जरा होल्ड रखिए, थोड़ा सा था इस प्रश्न को लेकर, तो मैं आपको बताता हूँ, मेरी बात को बड़ा ध्यान सुनिएगा। मैंने कहा देखो, संस्कृतिकरण वो होता है जैसे क्या हुआ कि निम्न जाति जो है ना, उच्च जाति के ना कॉपी करता है, भाई वो अच्छे तरीके से, तौर तरीके से रह रहा है, उसको कॉपी कर रहा है और उनको अपना कर वो समाज में ना अपनी स्थिति को ऊपर उठाने का प्रयास कर रहा है या अपनी स्थिति में सुधार करने का प्रयास कर रहा है। वह खुद को उच्च जाति के समान दिखने की कोशिश कर रहा है, वो होता है सर संस्कृतिकरण। और ये शब्द एम.एन. श्रीनिवासन के द्वारा दिया गया, एम.एन. श्रीनिवासन के द्वारा दिया गया। और दूसरा शब्द आता है पर संस्कृतिकरण। पर संस्कृतिकरण कहता है कि एक व्यक्ति या कोई समूह, कोई एक व्यक्ति या कोई समूह किसी अन्य संस्कृति को, किसी अन्य संस्कृति को, अच्छा यहाँ पे अन्य संस्कृति नहीं लिखा हुआ है, एक जाति, ये सही जवाब होगा यहाँ पे डी, संस्कृतिकरण ही होगा। ठीक है, संस्कृतिकरण ही होगा। पर संस्कृतिकरण क्या कहता है, किसी अन्य संस्कृति के मानदंड और मूल्यों को अपना लेता है
और अपनी मूल स्थिति के जो एलिमेंट थे, जो तत्व था, उसको खो देता है या उसको बदल कर वो क्या करता है, उसको अपना लेता है समाज में ऊपर उठने के लिए। ठीक है, समाज में ऊपर उठने के लिए। तो अन्य संस्कृति के मानदंड और मूल्यों को अपनाना अक्सर अपनी मूल संस्कृति में बदलाव को दर्शाता है वो। ठीक है, तो वो पर संस्कृतिकरण होता है। परंतु क्वेश्चन नंबर जो 30 यहाँ पे दिया गया है सर, ये सही विकल्प आपने दिया है डी विकल्प, ऑप्शन नंबर डी ही करेक्ट जवाब होगा इस प्रश्न का। ठीक है, अच्छा इससे देखो 9 के बाद सीधा 30 पे हम लोग आ गए हैं। कुछ क्वेश्चन यहाँ पे स्किप हो गया, हो सकता है आगे आपको मिल जाए। ठीक है, आप निश्चिंत रहिएगा, पेपर केवल ध्यान से देखते चलिए, नीचे आपको मिल जाएगा। अगला एक सवाल है कि किस धर्म ने 5 KS धार्मिक प्रतीक है? धार्मिक सर सिख धर्म। सिख सी सिख गुरु के बिल्कुल 5, कड़ा पार करना कच्छा। हाँ 5 जो KS शब्द दर्शाया गया है वो सिख में होता है। जैसे एक होता है केस, एक होता है कारा, मतलब स्टील कंगन, कारा को, और एक होता है कंगा, कंघा मतलब कंघी, और एक होता है कच्छ यानी सूती अंडरवियर वगैरह कह सकते हो, वस्त्र, और एक होता है किरपान यानी स्टील के तलवार। ये 5 के होते हैं, और ये 5 के जो शब्द यूज़ किए गए हैं वो किस में यूज़ किए गए हैं? सिख धर्म में यूज़ किए गए हैं। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए इसका? सी। ठीक है, आसान हो गया ना। क्वेश्चन नंबर देखिए 32। निम्नलिखित में से किस सामाजिक विचारक ने अपनी पुस्तक सोशल एंड कल्चर डायनेमिक लिखा है? भाई ये तो बहुत आसान किताब है और मैं आपको पढ़ा भी चुका, बता दीजिए एक बार। सर कृत्रिम स्वरूप, ऑप्शन डी। ऑप्शन बी, सोरोकिन सर, सोरोकिन। हाँ डी। पेट्रिम ए सेरोकिन का नाम आएगा। और मैं आपको बता दूं सामाजिक परिवर्तन का पेंडुलर सिद्धांत इन्होंने दिया था, पेंडुलर सिद्धांत इन्होंने इसी किताब में। और सामाजिक परिवर्तन को चक्रीय प्रक्रिया के रूप में दर्शाया था, एक चक्र के रूप में दर्शाया था इन्होंने, है ना, एक चक्र के रूप में दर्शाया था। और 1941 में ये किताब बेसिकली इन्होंने लिखा था। ठीक है, इसे सामाजिक परिवर्तन का पेंडुलर सिद्धांत भी कहते हैं, दूसरा नाम है इसका। सामाजिक परिवर्तन का पेंडुलर सिद्धांत भी इसी को बोला जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। सेरोकिन का सामाजिक परिवर्तन के संदर्भ में ये पुस्तक। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट 33 में भी आपके सामने देखिए क्वेश्चन पेपर के रूप में जो है बुक के रूप में प्रस्तुत हो रहा है। इंडियन सोसाइटी, है ना, कंटिन्यूटी एंड चेंज नामक एक पुस्तक है, और इस पुस्तक के लेखक कौन है? सर MN श्रीनिवास। श्यामाचरण दुबे कहीं है? सर SC दुबे। हाँ, सी दुबे। एससी दुबे, सी दुबे। बिल्कुल आपने यहाँ पे सही जवाब बताया, एससी दुबे का नाम। और इस संदर्भ में अगर हम लोग बात करते हैं इंडियन सोसाइटी को लेकर, सन 1990 में ये किताब बेसिकली दर्शाई गई थी। ऑप्शन नंबर आपका जो जाएगा वो सी वाला विकल्प सही होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विचारक सामाजिक परिवर्तन के उद्विकासी सिद्धांत से संबंधित नहीं है? ये भी आपके सामने एक सवाल है। क्या होना चाहिए इस प्रश्न का सही विकल्प? स्टैगलर, सर सी। सर सी होगा, अगस्त का। नो, अच्छा हाँ आगस्ट काम्टे। ठीक, यहाँ अगस्त एक कामते। सवाल पूछा गया है, उद्विकासी सिद्धांत से नहीं है ना, सवाल ये है।
एक देखो हर्बर्ट स्पेंसर उद्विकासीय सिद्धांत दिया है, तो अल्बर्ट स्पेंसर का नाम लगा लीजिए। उन्होंने समाज की तुलना जीवित जीवों से किया था, तो समाज सरल से जटिल को रूप में विकसित होता है, इसलिए उद्विकासीय सिद्धांत इनका है। और अगस्ट काम्टे ने 3 अवस्था बताई थी, लॉ ऑफ 3 स्टेज, याद है किसी को? धार्मिक, दार्शनिक, वैज्ञानिक। और ये 3 जो शब्द आया था उद्विकासीय सिद्धांत के रूप में ही आया था, यानी अगस्ट काम्टे भी इसमें है। ओसवाल्ड स्पेगलर का नाम की बात अगर हम करते हैं तो उद्विकासीय सिद्धांत से संबंधित नहीं है, बल्कि ये चक्रीय, किससे है ये? चक्रीय सिद्धांत के समर्थक हैं। चक्रीय सिद्धांत के ये समर्थक हैं। और द डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट करके इन्होंने एक किताब लिखा था, ना कि उद्विकासी से संबंधित है। और एक नाम यहाँ पे आ रहा है मॉर्गन का नाम, और मॉर्गन का नाम आपका उद्विकासी सिद्धांत से संबंधित है। ठीक है, तो केवल इस प्रश्न का जो ऑप्शन जाएगा वो दूसरा वाला ऑप्शन सही रहेगा, बी वाला। ठीक है, बी ऑप्शन सही है, बी। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक स्तरीकरण के प्रमुख सिद्धांतों में से एक नहीं? बताइए। सर डी लग रहा है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि डी लग रहा है ना? ए ऑप्शन हो सकता है। श्योर नहीं है सर। देखिए, यह समाज की विशेषता ए। है, ना कि यह समाज की विशेषता है, ना कि व्यक्तिगत लक्षण है। तो सामाजिक स्तरीकरण के सिद्धांत में से एक नहीं है। ठीक है, ए नहीं है। समाज की एक विशेषता है, ना कि एक व्यक्तिगत लक्षण है। और ये बात अगर हम बात करते हैं आप लोगों से, सामाजिक स्तरीकरण के प्रमुख सिद्धांतों में से एक माना जाता है। भाई व्यक्तिगत तरीके से थोड़ी ना बात होती है, समाज के आधार पर बात होती है स्तरीकरण में, और ये बात सत्य है। इसलिए ये है, सवाल पूछा गया कि कौन सा नहीं। दूसरा कहता है यह सांस्कृतिक मान्यता या विचारधारा के द्वारा समर्थित समर्पित या समर्थित। यह सिद्धांत बताता है कि सामाजिक स्तरीकरण में समाज में मौजूद जो सांस्कृतिक मान्यता है, जो विचारधारा है, उसका समर्पण है, एक प्रकार से जो विभिन्न सामाजिक समूह की स्थिति को उचित ठहराता है। यानी इसका मतलब ये भी प्रमुख सिद्धांतों में से एक है। ठीक है, दूसरा भी यह पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता रहता है। ये सिद्धांत ये कहता है कि सामाजिक स्तरीकरण पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता रहता है, जो सामाजिक गतिशीलता को सीमित करता है और सामाजिक असमानताओं को बनाए रखने का प्रयास करता है। इसका मतलब है ये भी है। देखिए, यहाँ डी वाले ऑप्शन में कहा गया कि यह प्रत्येक पीढ़ी के साथ यादृच्छिक रूप में बदलता है ना? और ऑप्शन आपका डी होगा यहाँ पे। इसकी जगह जानते हो शब्द एक और यूज होता है, धन, शक्ति और प्रतिष्ठा जैसे संसाधनों पर आधारित। तो सामाजिक स्तरीकरण का प्रमुख सिद्धांतों में से सिद्धांत नहीं माना जाता है ये कि धन, शक्ति, प्रतिष्ठा, संसाधन पर आधारित हो, और दूसरा कि प्रत्येक पीढ़ी के साथ रैंडम रूप से कोई चीज़ें बदलती रही या बदलती जाएं। ठीक है, तो ये दोनों के दो ऑप्शन, एक मैंने अपने तरीके से बताया है आपको और एक ऑप्शन आपके पेपर में है। ठीक है, तो इसलिए आपका यहाँ पे डी वाला नहीं होगा और यही ऑप्शन सही माना जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर देखिए 36, पारंपरिक भारतीय सामाजिक व्यवस्था में वर्ण शब्द का विशेष रूप से क्या अर्थ बनता है? ये सवाल आपके सामने। क्या होना चाहिए सर? जवाब सर कार्य के आधार पर लग रहा है चौथा डी वाला। बिल्कुल सर, अगर गांव की अर्थव्यवस्था के भीतर वांछानुगत व्यवसाय की बात अगर मैं करता हूं, तो
तो ये ना कास्ट के बारे में अधिक सटीक है, जो वंशानुगत व्यवसाय और सामाजिक प्रतिबंधों से संबंधित हो जाता है। इसका मतलब ये बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ शब्द ये है कि भारतीय सामाजिक व्यवस्था में वर्ण शब्द का विशेष रूप का हमें मीनिंग बताना है। और पहले ऑप्शन का मतलब होता है कि कास्ट यानी जाति के बारे में अधिक सटीक होना, जो वंशानुगत व्यवसाय और सामाजिक प्रतिबंधों से संबंधित हो। तो ये अलग बात है। दूसरा कहता है व्यापार के माध्यम से भारतीय समाज में एकीकृत विदेशी जनजाति। यहाँ देखिए ना, एक वैश्य वर्ण से संबंधित हो सकता है, ये बी वाला वैश्य वर्ण से संबंधित हो सकता है, जो व्यापार और वाणिज्य से जुड़ा हुआ है, लेकिन यह वर्ण व्यवस्था का एक हिस्सा नहीं है। व्यवस्था का यह एक प्रकार का हिस्सा नहीं है वर्ण व्यवस्था का, तो इसलिए आप इसे एलिमिनेट भी कर सकते हो साफ शब्दों में। दूसरा कहता है कि क्षेत्र और भाषा के द्वारा पहचाने जाने वाले स्थानीय नातेदारी समूह। मतलब देखिए कि जाति के बारे में अधिक सटीक है, क्षेत्र और भाषा के आधार पर सामाजिक समूह को संदर्भित करता है, तो वो शब्द आता है। और जो डी वाला है, कार्य के आधार पर समाज के 4 श्रेणियों में विभाजन। किसी बच्चे ने डी जवाब दिया था कि वर्ण शब्द का विशेष रूप से क्या अर्थ बनता है ना। तो आप कार्य के आधार पे समाज का 4 श्रेणियों में विभाजन कर सकते हैं। नाम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। वैदिक काल में समाज को व्यवस्थित करने का एक तरीका था। ब्राह्मण समाज में जिसे ज्ञान शिक्षा के लिए जाने जाते हैं, वे पुजारी या शिक्षक और विद्वान होते हैं, ब्राह्मण। क्षत्रिय समाज में शासक और योद्धा थे, वे समाज को सुरक्षा प्रदान करते हैं और नेतृत्व करते हैं। वैश्य समाज में व्यापारी, किसान और व्यवसायी होते हैं, जो समाज के आर्थिक गतिविधियों में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। एक होता है शूद्र, समाज में मजदूर और कारीगर थे, जो अन्य 3 वर्णों की सेवा करते थे। 3 वर्ण कौन? ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। समझ की बात आई ना ये। और यहाँ सही विकल्प वर्ण शब्द का विशेष रूप का क्या अर्थ बनेगा? ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 37, किसने स्तरीकरण को लोगों के विभिन्न समूहों के बीच संरचित असमानताओं के रूप में परिभाषित किया गया है? तो नाम क्या होना चाहिए? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। जरा एक बार आप भी इस प्रश्न का जवाब बताने का प्रयास करें, क्या ऑप्शन होना चाहिए? ए गिडिंस का नाम, स्ट्रक्चर्ड इन इक्वलिटी बिटवीन डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल। जो शब्द है वो एंथोनियो गिडिंस के द्वारा दिया गया। और जानते हैं ये शब्द किस में दिया गया था? ये ब्रिटिश सोशोलॉजिस्ट हैं, इन्होंने सोशल स्ट्रेटिफिकेशन में दिया था। और सोशल स्ट्रेटिफिकेशन की परिभाषा इन्होंने यहाँ पर बताई है। ठीक है, ये सब ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए यहाँ पे? ऑप्शन सी सर। बिल्कुल सही। और देखिए ये जो मैक्स वेबर महोदय का नाम आ रहा है पहले वाले ऑप्शन में, मल्टी डायमेंशन एक अप्रोच दिया था स्ट्रेटिफिकेशन में, मल्टी डायमेंशन का। और इसने स्पेसिफिक रूप से अगर मैं बात करता हूँ तो 3 शब्दों को लेकर जिक्र किया था। 3 शब्द इसमें क्या क्या थे इसके? एक था क्लास, दूसरा था स्टेटस और तीसरा था पार्टी। ठीक है। किंग्सले डेविस एंड मुर्रे का नाम आपने सुना होगा, सहयोगी हैं। और इनका नाम जानते हैं कहाँ पर आता है? प्रकारात्मक दृष्टिकोण में इनका नाम आता है। प्रकारात्मक दृष्टिकोण में इनका नाम आता है। ठीक है भाई, याद रखिएगा, ये पेपर में आ चुका है प्रकारात्मक दृष्टिकोण, किंग्सले डेविस का नाम। ठीक है। टालकाट पार्सन्स का नाम
सामाजिक व्यवस्था। नहीं मैम, इनका भी नाम प्रकारवाद से ही जुड़ा हुआ है ना, इनका भी और सामाजिक व्यवस्था से भी जुड़ा हुआ है, लेकिन हमें स्तरीकरण के आधार पर बात करनी थी, इसलिए यहाँ पर आपका जवाब होना चाहिए था प्रकारिवाद शब्द से जुड़ा हुआ है सामाजिक स्तरीकरण है। सामाजिक व्यवस्था कॉन्सेप्ट है वो अलग इन्होंने दिया है, कैलकट पार्सन्स का ही है, लेकिन देखिए प्रश्न के आधार पे जो ऑप्शन दिए होते हैं उन पे विचार करना होता है, इसलिए मैंने सामाजिक स्तरीकरण में विचार करते हुए बताया कि प्रकारिवाद में एक तो किंग्सले डेविस एंड मुर्रे का नाम आएगा, दूसरा टालकाट पार्सन्स का भी नाम देखने को मिलेगा। ठीक है, ये बात जरूर ध्यान रखिएगा सामाजिक स्तरीकरण के सिद्धांत में। अगला एक सवाल, किसने कहा कि प्रगति का तात्पर्य केवल दिशा नहीं बल्कि अंतिम लक्ष्य की ओर निर्देशित होना है? तो क्या जवाब होना चाहिए, बता सकते हो? नहीं पता सर। नहीं पता, ओके। तो सुनिए मैं बताता हूं मैकाइवर एंड पेज का नाम। मैकाइवर एंड पेज ने सोशियोलॉजिकल या समाजशास्त्री अवधारणा में इन्होंने जो शब्द दिया है वो साफ शब्दों में ये बताया कि प्रगति का तात्पर्य केवल दिशा नहीं बल्कि अंतिम लक्ष्य की ओर दिशा या अंतिम लक्ष्य की ओर निर्देशित होना है। ठीक है, तो प्रोग्रेस डज नॉट मीन ओनली डायरेक्शंस बट डायरेक्शन टूवर्ड्स सम फाइनल गोल। दैट मीन्स मैकाइवर एंड पेज की ये परिभाषा समाजशास्त्र को कहीं ना कहीं चीज़ों को डिफाइन करती है, और सही परिभाषा ऑप्शन नंबर ए होगा यहाँ पर। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा इनके संदर्भ में। ठीक है, हालांकि पॉलिटिकल एंथ्रोपोलॉजी के बारे में बात करते हैं तो एफ.जी. वेली का नाम आता है जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। अगर हम लोग बात करते हैं कम्युनिटी में फीलिंग को लेकर तो वहाँ हम लोगों को नाम देखने को मिलेगा E.S. बोगार्ट्स का नाम। अगर मैं एक भारतीय समाजशास्त्री के बारे में बात करता हूँ जो आधुनिकीकरण और सामाजिक परिवर्तन को लेकर बात करता है, कोई स्पेसिफिक स्टेटमेंट की बात नहीं करते हैं, मॉडर्नाइजेशंस की बात करते हैं, सोशल चेंज की बात करते हैं, तो वो नाम आता है योगेंद्र सिंह का, और ये इंडियन सोशोलॉजिस्ट व्यक्ति के नाम से जाने जाते हैं और इंडियन है ये। ठीक है, तो सही जवाब इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, याद रखिएगा। 38। अच्छा देखिए, थोड़ा सा यहाँ पे ये जो बच्चा PDF बनाया है ना, अभी मैंने देखा भाई ये PDF, हालांकि मेरे पास आज 2 दिन पहले आ गई थी, मैंने ध्यान नहीं दिया कि क्वेश्चन पेपर का सीरीज किस तरीके से लगाया है इन्होंने, जैसे ही मन में आया फ़ोटो क्लिक किया वैसे ही बना दिया इन्होंने। लेकिन सवाल इम्पोर्टेंट, सवाल पे फोकस करो, क्वेश्चन नंबर पर फोकस करने की आवश्यकता नहीं है आपको। ठीक है जी सर, सही है। तो सवाल आपके सामने एक और आता है यहाँ पे कि भारत के सामूहिक सौदेबाजी की विफलता के अनेक कारण है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण नहीं है? ये सवाल आपके सामने दिया गया। अच्छा भाई, बात तो सही है, कई कारण तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और इसमें कह रहा है कि कौन सा एक कारण है जो नहीं है भारत के सामूहिक सौदेबाजी में। तो मजबूत श्रम संघ की बात करते हैं, है ना, स्ट्रॉन्ग ट्रेड यूनियन की बात करते हैं। भारत में कलेक्टिव बार्गेनिंग की विफलता के कई कारण हो सकते हैं, और ये कई कारण में अगर हम बात करते हैं अशिक्षित सदस्य भी हो सकता है। मतलब देखो ये सही है, कई श्रमिकों को अपने अधिकारों की जानकारी नहीं होती है, ये बात आप भी जानते हो, जिससे सौदेबाजी वहाँ पे क्या हो जाता है, प्रभावित हो जाता है। रीज़न यही था कि भाई वो शिक्षित नहीं था, विफल हो गया। पूछा यही कारण कौन सा नहीं है, तो कारण यह है अशिक्षित सदस्य। सौहार्दपूर्ण संबंधों का अभाव, ये भी देखो सही है। मालिक और श्रमिकों के बीच विश्वास की कमी सौदेबाजी को क्या बना देगी, विफल कर देगी, असफल कर देगी। और तृतीय पक्षकार का हस्तक्षेप, ये भी सही है।
मतलब सरकार और या अन्य एजेंसी का हस्तक्षेप कभी कभी प्रतिक्रिया को निष्प्रभावी बना देती है ना। लेकिन जब मैं बात करता हूं मजबूत श्रम संघ की बात, पहले वाले ऑप्शन की, ये देखिए विफलता का कारण नहीं है, बल्कि ये सफल सौदेबाजी का एक आधार है। मजबूत श्रम संघ है कि नहीं, सफल सौदेबाजी का एक आधार है। यदि श्रमिक संघ मजबूत हो तो वह अपने सदस्यों के हित के या हित में प्रभावी तरीके से सौदेबाजी कर सकता है। और सही उत्तर विकल्प आपका ए सही है। यह विफलता का कारण नहीं है, मजबूत श्रम संघ। सिंपल सी बात है, शब्दों से ये स्पष्ट हो रहा था, आई थिंक आपको समझ लेना चाहिए था। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर आपका पहला इस सवाल का माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किस कंपनी के द्वारा गठित वर्कर्स कमेटी को, ठीक है, वर्कर्स कमेटी को भारत, ठीक है, किसमें, भारत में श्रमिकों की भागीदारी की शुरुआती प्रयासों में से एक के रूप में उद्धृत किया जा सकता है। ये है आपके सामने 4 विकल्प। ऑप्शन सी। सी टिस्को, मतलब टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी के द्वारा गठित वर्कर्स कमेटी को भारत में श्रमिकों की भागीदारी पर महत्वपूर्ण प्रयास किया है और महत्वपूर्ण प्रयासों में से एक माना भी जाता है, एक माना भी जाता है। 20वीं शताब्दी के समय में श्रमिकों और प्रबंधन के बीच संवाद और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए वर्कर्स कमेटी जैसी व्यवस्था शुरू की गई थी और ये एक इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी की शुरुआत मानी जाती है, टिस्को, है ना, टिस्को। और बाकी आप यहाँ पे अगर ऑप्शन में अगर हम लोग बात करते हैं जैसे ONGC, HAL और HP, ये संस्थान बाद में स्थापित हुए और इनका श्रमिक भागीदारी के रूप में या श्रमिक भागीदारी के शुरुआती प्रयासों में सीधा संबंध नहीं था। इसलिए ऑप्शन नंबर केवल सी वाला विकल्प सही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए 23 में, सामान्य रूप से किसको मानवीय संबंध उपागम का जनक माना जाता है? सामान्य रूप से सर एल्टन मेयो। अच्छा जी, और भी कोई बच्चा? जिनको पता है इस प्रश्न का विकल्प? ऑप्शन फर्स्ट। नहीं, नहीं सर। एल्टन मेयो का नाम, एल्टन मेयो ने मानवीय संबंध उपागम का जनक कहे जाते हैं। मानवीय संबंध, ह्यूमन रिलेशन अप्रोच के जनक कहे जाते हैं ये। मैं बता दूं आपको कि सन 1924 और 1932 के बीच की बात है ये। 1924 और 1932 के बीच की ये बात है। अमेरिका के वेस्टर्न इलेक्ट्रॉनिक कंपनी में किए गए जो कार्य थे, उनके ही कार्यों के संदर्भ में या उनके ही प्रयोगों के संदर्भ में ये क्रियाएं बहुत ही महत्वपूर्ण मानी गई। मानवीय संबंध उपागम, इन्होंने एक्सपेरिमेंट या प्रयोग किया था ये 1924 से लेकर 1932 के बीच में वहाँ पे। परंतु यहाँ अगर देखिए F.W. टेलर का नाम, ये वैज्ञानिक प्रबंधन के जनक कहे जाते हैं। ये किसके जनक हैं? वैज्ञानिक प्रबंधन के जनक हैं ये, ना कि मानवीय संबंधों के। उसके बाद देखिए F.J. रोथ लिसबर्गर, इन्होंने हार्थोन अध्ययन में योगदान दिया था, लेकिन नेतृत्व जानते हो किसने किया था? एल्टन मेयो ने किया था। ये इनके सहयोगी हैं, एल्टन मेयो के सहयोगी हैं।
इन्होंने योगदान दिया है। जनक नहीं है, जनक तो एल्टन मेयो है मानवीय संबंध के उपागम में। ग्रुप डायनेमिक का नाम सुना है? ग्रुप डायनेमिक, समूह गतिशीलता। समूह गतिशीलता के जनक कौन है? तो वो है, बोलते रहिए, कर्ट लेविंसन। कर्ट लेविन। हाँ, तो वैज्ञानिक प्रबंधन के जनक कौन? टेलर। टेलर। समूह गतिशीलता के जनक कौन? कर्ट। कर्ट। मानवीय संबंध उपागम के जनक कौन? एल्टन। एल्टन। और यही मानवीय संबंध उपागम में किसने सहयोग दिया है? जनक नहीं, सहयोग, तो F.J. रोथलिसबर्गर का नाम आएगा। ठीक है, ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अगला सवाल आपके सामने है कि पूर्व औद्योगिक समाज में प्राथमिक संस्था के रूप में, ये तो आसान सवाल बन गया भाई यहीं पे, चलो फिर भी ये बताइए आप, प्राथमिक संस्था के रूप में कौन सी संस्था अपने सदस्यों के संबंध में शिक्षा, मनोरंजनात्मक, यहाँ तक कि धार्मिक कार्यों का भी ध्यान सदस्यों के कल्याण के लिए रखती थी? तो सही जवाब क्या होना चाहिए? सर परिवार। परिवार। परिवार, बिल्कुल सही जवाब मैडम, बिल्कुल सही। परिवार यहाँ पे सही जवाब है कि भाई परिवार पूर्व औद्योगिक समाज में प्राथमिक संस्था के रूप में जानी भी जाती थी, जहाँ संस्था ये शिक्षा, मनोरंजन, यहाँ तक कि धार्मिक कार्यों का भी ध्यान सदस्यों के कल्याण के लिए करती थी। भाई परिवार है, अपने सदस्यों को तो जाहिर सी बात है हेल्प करेगी। लेकिन देखिए यहाँ पे सरकार क्यों लिखा है? सरकार का ध्यान मुख्य रूप से जानते हैं किस पर होता है? शासन पर, कानून पर और व्यवस्था पर, सार्वजनिक कार्यों पर होता है, ना कि कोई व्यक्तिगत कल्याण पर होता है। व्यक्तिगत कल्याण की बात करता है तो वो केवल परिवार करता है। ठीक है, अब बात आता है कि भाई विवाह क्यों लिखा ऑप्शन में? विवाह एक औपचारिक संस्था है, समझिएगा बात को। विवाह एक औपचारिक संस्था है जो व्यक्तियों के बीच संबंध बनाती है, लेकिन यह परिवार की तरह व्यापक नहीं है। परिवार बड़ा है, विवाह छोटा पार्ट है। ठीक है, इसलिए विवाह भी नहीं होगा। बात आती है जाति को लेकर। जाति सामाजिक संरचना का एक हिस्सा है, परंतु यह परिवार की तरह शिक्षा और मनोरंजन और धार्मिक कार्य का प्रबंधन नहीं करता। परिवार करता है ऐसा प्रबंधन। ठीक है, सामाजिक संरचना परिवार भी है, जाति भी है, लेकिन जाति का अलग रोल है, परिवार का अलग रोल है। ठीक है, तो सही जवाब इसका होगा बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 25 में देखिएगा, निम्नलिखित में से किसने अहमदाबाद में टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की थी? भाई आसान सवाल। नाम कुछ तो बताइए। सर M.K. गांधी। M.K. गांधी। M.K. गांधी। अच्छा जी, M.K. गांधी की तरफ कई बच्चों का झुकाव है ना? और सही जवाब ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट होगा, M.K. गांधी। महात्मा गांधी अहमदाबाद में टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना किया था इन्होंने सन 1918 में। यह भारत का पहला संगठित श्रमिक संगठन था, ट्रेड यूनियन था भारत का पहला। और काम क्या था इसका? श्रमिकों और मालिकों के बीच में सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित करना था। टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन का 1918 में स्थापित हुआ था। गांधी जी ने इसमें सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों को श्रम आंदोलन में लागू किया, वहां नाम आता है। देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अगर बात मैं करता हूं तो श्रमिकों के अधिकारों के पक्ष में थे ये। टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना में नहीं थी, याद रखिएगा। J.R.D. टाटा की बात अगर मैं करता हूं आपसे, तो ये टाटा उद्योग से जुड़े हुए हैं, इंडस्ट्रियल से जुड़े हुए हैं। पारिश्रमिक संगठन की स्थापना इन्होंने की है, तो यहां रोल इनका बनता है, ना कि टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन से बनता है। वी गिरी श्रमिक आंदोलन में सक्रिय थे, ये श्रमिक आंदोलन में ये सक्रिय थे। बाद में भारत के राष्ट्रपति बने,
है ना, बाद में वीवी गिरी। लेकिन टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना में इनका कोई रोल नहीं था। समझ में आता ही ना। ऑप्शन नंबर केवल बी सही होगा इस प्रश्न का 25 का। ये सवाल देखिए आपके सामने। NEP 2020 के अनुसार कहा गया कि मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मक उच्चतर गुणवत्ता वाले संसाधनों का एक राष्ट्रीय भंडार निम्नलिखित में से किससे संबंधित कराया जाएगा? क्या बता सकते हैं आप? 4 विकल्प को ध्यानपूर्वक पढ़ के ये ऑप्शन सही होना चाहिए। सर सी स्वयं होगा सर, स्वयं। अच्छा जी, यहाँ सही जवाब होगा पहला वाला मैडम, डिजिटल। ऑप्शन 1 दीक्षा। हाँ, ऑप्शन 1 सही होगा। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर्स फॉर नॉलेज शेयरिंग, जिसको आपने बोला दीक्षा, यानी DIKSH और A। अब देखो, नई शिक्षा नीति 2020 की है। इसी के अंतर्गत मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मक पर आधारित उच्च गुणवत्ता वाले संसाधनों का एक राष्ट्रीय भंडार तैयार किया गया, जिसे दीक्षा नाम दिया गया। डी से बताया गया डिजिटल, आई से बताया गया इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर कहा गया फॉर, फिर उसके बाद के से बताया गया आपको नॉलेज, और SH से बोला गया शेयरिंग, SH से बोला गया शेयरिंग। तो ये प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराता है, इस तरीके का शब्द आता है। ठीक है, यहाँ देखिए, अगर हम बात करते हैं शोध गंगा को लेकर, शोध गंगा ना शोध संबंधों का एक डिजिटल, एक प्रकार से डिजिटल एक पैटर्न है या एक ऐसा रोल है जहाँ विशेष रूप से उच्च शिक्षा पर बल दिया गया शोध गंगा में। एक नाम आता है स्वयं, ये भी उच्च शिक्षा के लिए ऑनलाइन पाठ्यक्रमों का एक प्लेटफॉर्म है। स्वयं आपने देखा भी होगा स्वयं को लेकर। और एक शब्द आता है SQAAF की बात अगर हम करते हैं तो ये स्कूल की गुणवत्ता मूल्यांकन पर, ठीक है, सत्यापन को लेकर बात करता है। ठीक है, एक्यूरेसी पर बात करता है। ये गुणवत्ता मूल्यांकन और इवैल्यूएशन जैसे शब्द इसमें आता है QAFF के संदर्भ में, परंतु ये शब्द जुड़ा नहीं है दीक्षा से। ठीक है, दीक्षा तो एक साक्षरता और संख्यात्मक का आधारित संसाधन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराए जाने वाला एक पैटर्न है, जिसे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर्स फॉर नॉलेज शेयरिंग का नाम हम लोग देते हैं। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर केवल पहला सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 27। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में औद्योगिक विकास की एक समस्या नहीं है? क्वेश्चन नंबर 27 है ना, 27। बताइए। डी लग रहा है सर। अच्छा जी, आप कह रहे हैं डी लग रहा है। स्थापित जी सर। क्षमता का उच्च उपयोग, बिल्कुल मैडम, ये भारत में औद्योगिक विकास की समस्या नहीं है। ठीक है, समस्या नहीं है। पूंजी में कमी समस्या है, औद्योगिक रुग्णता में समस्या है, तो इसका मतलब औद्योगिक विकास में समस्या है, दोषपूर्ण नियोजन में भी समस्या है। लेकिन स्थापित क्षमता का उच्च उपयोगी ये जो है बेसिकली समस्या नहीं है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, अभी हम लोग फिर मिलते हैं। ठीक है, और इसके आगे जो है हम लोग अगला क्वेश्चंस जो है तैयार करेंगे। ठीक है, अभी इसके बाद हम एक और पेपर करेंगे। आज क्लास नहीं, आज केवल क्लास जो हो रही है वो कल प्रैक्टिस पर होगी। UGC नेट का पेपर हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसके बाद सोशल वर्क का पेपर।
ये था बेसिकली, अभी जल्दी पेपर हुआ था इसलिए मैंने करवा दिया। अब सोशल वर्क का पेपर हम लोग तैयार करेंगे, इसी पर होगा। केवल मैं आप लोगों को 10 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, ठीक है? 10 मिनट में आप थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिए, इसी लिंक पर क्लास होगी 10 मिनट बाद। आप मैसेज कर देना 10 मिनट में।